Hi everyone, hello. So a very good evening to all of you. So this is the last lecture on Partnership Act. After that we will be done with partnership. तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है. अभी तक आई होप आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ आया है. इफ नॉट यू नो यू कैन ऑलवेज आस्क मी द क्वेश्चंस. इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन और यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी गिवन है. वहाँ पे जाके भी आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. एंड नोट्स एंड एवरीथिंग, द क्लासेस की लिंक एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ऑन माई लिंक ऑन माई चैनल ऑन टेलीग्राम which you all can join. Okay, so let's move ahead with the last portion of partnership. ये है आपका यूनिट 3 का डेसोल्यूशन वाला पार्ट जो आज हम फिनिश करेंगे. So last क्लास हमने कहाँ तक किया था? लास्ट क्लास हमने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन तक हमने कंप्लीट कर लिया था, इजंट इट? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन. आज हम करने वाले हैं डेसोल्यूशन. ओ नहीं, डेसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हमने कर लिया था. सेक्शन नंबर 39 जो आपका डिफरेंसेस बिटवीन डेसोल्यूशन ऑफ द फर्म एंड डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वी हैड डन दैट, राइट? सो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेसोल्यूशन. बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है, तो प्लीज यहाँ पे पे अटेंशन कीजिएगा बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. अगर आपने समझ लिया तो आपका पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा. So please see here, the next topic for today is dissolution of the dissolution, types of dissolution. Let's just start now. तो आपका डेसोल्यूशन करने के लिए आपके दो तरीके होते हैं, ठीक है ना? आपका ये जो पूरा डेसोल्यूशन का प्रोसेस है ये आप दो तरीके से कर सकते हो, मतलब टाइप्स ऑफ डेसोल्यूशन. एक होता है आपका वॉलंटरीली. मतलब वॉलंटरीली का मतलब क्या होता है? आप खुद से करते हो, ठीक है ना? किसी के कहने पे नहीं करते, किसी के प्रेशर में आके नहीं करते हो, आप खुद से अपनी मर्जी से करते हो. एंड दूसरा है आपका कोर्ट बाय कोर्ट ऑर्डर, ठीक है? ये सारे आपके लिंक्स हैं. आई होप आपको समझ आ गया. चलो लेट्स मूव फर्दर नाउ. अब वॉलंटरीली और कोर्ट, मतलब या तो आपको कोर्ट कहेगी कि प्लीज भाई साहब अपना बिजनेस को बंद कर दीजिए एंड अपना बिजनेस को डेसोल्यूट कर दीजिए, ठीक है? और या तो आप अपनी मर्जी से करेंगे. तो जो मैं आपको बता रही हूं कि वॉलंटरीली क्या होता है वो है आपका सेक्शन 40 से लेके 43 तक. मतलब कि इन दिस सेक्शन टाइप्स ऑफ डेसोल्यूशन इज ओनली टिल 40 to 44. ये आपका सिर्फ 40 to 44 है, ठीक है? एंड उसमें से आपका वॉलंटरीली कवर कर लेगा 40 to 43. लास्ट का एक सेक्शन है विच विल बी कवर्ड इन 44 जो है आपका कोर्ट ऑर्डर से जब आप डेसोल्यूशन करते हो. सिंपल. तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं वॉलंटरीली जब आप डेसोल्यूशन करते हो एंड विच इज 40, 41, 42, 43. 4 टाइप्स के मैं आपको पढ़ाऊंगी. जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि वो 4 टाइप्स क्या क्या है. नंबर 1, वेरी इजी गाइज, वेरी इजी, जल्दी अच्छे से समझते हैं. नंबर 1 इज योर, ये हम वॉलंटरीली कर रहे हैं. जब आपका डेसोल्यूशन होता है बाय अग्रीमेंट, क्या होता है ये हम करेंगे, डोंट वरी. डेसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट विच इज सेक्शन नंबर, क्या सेक्शन है ये? सेक्शन नंबर 40. अब वेरी इजी. अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको हर सेक्शन में सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट करवाया था, रिमेंबर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब होता है कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि देखो भाई साहब 2 साल बाद हम बिजनेस को डेसोल्यूशन कर देंगे, या देखो भाई साहब अगर एक पार्टनर छोड़ के जाता है तो हम डेसोल्यूशन कर देंगे, तो ये सारी चीजें क्या होती है? डेसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट. मतलब कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आपने कैसे डेसोल्यूशन करने का फैसला लिया है, कब डेसोल्यूशन होगा, किस तरीके से डेसोल्यूशन होगा, वो सारी चीजें आपके कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है और आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से डेसोल्यूशन करते हो. उसको हम कहेंगे डेसोल्यूशन बाय कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 40. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? पार्टनर्स डिसॉल्व द पार्टनरशिप बाय अग्रीमेंट, जो आपका एज पर अग्रीमेंट होता है, बाय अग्रीमेंट विथ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और as per
द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। समझ में आया ना, बिटवीन द पार्टनर्स। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख बताती हूं। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन्ड है, सपोज आपका पार्टनर्स है ए बी एंड सी, आपके पार्टनर्स है ए बी एंड सी, और कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है कि जब सी छोड़ के जाएगा, when C retires और C wants और C desires, तब हम अगर डिसॉल्व करना चाहेंगे तो आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तो अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? अग्रीमेंट में कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स लिखा हुआ है क्या? नहीं। अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जब C चाहेगा, अगर C अलग से चाहता है कि नहीं चलो डिसॉल्व कर देते हैं, तो फिर सबको मानना पड़ेगा। तो इसका हो गया एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स ने जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उस हिसाब से आप क्या करोगे? आप अपना डिसोल्यूशन करोगे, ठीक है ना। अग्रीमेंट में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। क्लियर? बहुत इजी था ये वाला पोर्शन। लेट्स मूव अहेड नाउ। नाउ नेक्स्ट कम्स डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ये मैं आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड। ये आपका सेक्शन 41 है। 40 था आपका डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, सेक्शन नंबर 41 है आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जहां पे आपको लॉ कहती है, प्लीज सुनना मेरी बात ध्यान से, कि आप चाहते नहीं हो कि डिसोल्यूशन हो, कोर्ट ने भी आपको कहा नहीं है कि डिसोल्यूशन हो, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया है कि आपको अब डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई कि सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अब आपको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल लिखेंगे पहले और फिर हम आगे नोट्स लिखेंगे। प्लीज यहां देखना। सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ फर्म एबीसी कंपनी। क्या है? एबीसी कंपनी है जो आपका 3 काम करता है, 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस वो कैरी करता है। एक है वो स्मगलिंग करता है, या फिर वो एक काम करते हैं, एक है कोई ड्रग्स को सेल करता है, मेडिसिनल ड्रग्स है कोई, उसको वो क्या करता है? सेल करता है। दूसरा क्या है? वो कोई नॉर्मल टॉयज, सॉफ्ट टॉयज सेल करता है, ठीक है। तीसरा है कि वो हाउस होल्ड गुड्स भी सेल करता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये सारे टाइप्स के बिजनेस करता है, बिजनेस 1, बिजनेस 2 एंड बिजनेस 3। 3 काम है इसके पास, ठीक है। अलग अलग बिजनेस है, ऑल सेपरेट। ये क्या है? ऑल सेपरेट। अच्छा, इसको रहने दो। एक काम करते हैं, एक और यहीं पे एक और एग्जांपल लेती हूं मैं। ये सेकंड एग्जांपल होना था एक्चुअली मेरा। यहां देखो, एबीसी कंपनी है, ये एक बिजनेस करता है जहां पे ये मेडिसिनल ड्रग सेल करता है, मेडिसिनल ड्रग सेल करता है, ठीक है ना। अच्छा, मेडिसिनल ड्रग सेल करता है। अब हुआ क्या कि अचानक से ऑन 1/1/2020 अचानक से ये वाला जो ड्रग है ना वो बैन हो जाता है। क्या हो जाता है? बैन हो जाता है, इलीगल हो जाता है, ठीक है ना। अब होगा क्या? कोर्ट ने इसको नहीं कहा बंद करने को, कोर्ट ने इस कंपनी को डिसॉल्व होने को नहीं कहा है, न कि ये करना चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द इलीगैलिटीज, बिकॉज ऑफ द बैनिंग ऑफ द ड्रग, अब इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ये बिजनेस को डिसॉल्व करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? आपको डिफरेंस समझ में आ गया? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मतलब और कोर्ट के ऑर्डर का मतलब। यहां पे सिचुएशन ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आपको डिसॉल्व करना पड़ता है खुद से, अपने आप से, विदाउट किसी के ऑर्डर से। मेरी बात समझ आ गई? तो बहुत ही सिंपल सा चीज है, जहां पे आप खुद से करते हो, किसी के बोलने के का वेट नहीं करते, अपने आप करते हो। एक और चीज समझाती हूँ, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 2 था, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, यहां पे सपोज फॉर एग्जाम्पल ये एबीसी बिजनेस कर रहा है, बिजनेस 1, बिजनेस 2, बिजनेस 3, एक ही कंपनी है, 3 टाइप के सेक्टर्स को कर रहा है फॉलो। उसमें से ये वाला बिजनेस वो कर रहा था और ये वाला जो ड्रग्स है वो बैन हो गया, ठीक है ना। वो बिजनेस कर रहा था, 3 टाइप की बिजनेस कर रहा था, जिसमें से ये वाला बिजनेस वो कर रहा था। अचानक से एक दिन 1/1/2020 को ये वाला ड्रग्स क्या हो गया? बैन हो गया,
ठीक है, बैन हो गया, इलीगल हो गया। अब मुझे बताओ, क्या ये पूरा का पूरा बिजनेस को डिसॉल्व करेगा? क्या शुड ऑल कंप्लीट बिजनेस बी डिसॉल्व्ड और ओनली दैट सेक्टर शुड बी रिमूव्ड? तो आपका आंसर होना चाहिए कंप्लीट बिजनेस डिसॉल्व नहीं होगा इधर में, सिर्फ आप अपना ये वाला सेक्टर को हटाओगे, कंप्लीट बिजनेस विल नॉट बी डिसॉल्व्ड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कंप्लीट बिजनेस, कंप्लीट फर्म विल नॉट बी डिसॉल्व्ड। क्लियर? इजी? तो ये वाला पोर्शन जो है आपका नंबर 1 और नंबर 2 एग्जाम्पल में मैंने डिफरेंसेस बता दिए। इसके अलावा कंपल्सरी रेजोल्यूशन में कुछ नहीं है, जल्दी से लिख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। इन दिस केस firm gets dissolved on the happening of an event, on the happening of an event which makes the business unlawful for the firm। क्लियर? समझ में आया ना? फर्म के लिए वो अनलॉफुल हो जाता है अगर उसको पार्टनर्स कैरी ऑन करेंगे तो। क्लियर? तो आपका सिचुएशन ऐसा होता है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, ब्रैकेट में लिख रही हूं जस्ट फॉर योर रेफरेंस। क्लियर? I think the electricity just went. I hope you all can still see me. We will continue, okay? चलो, तो ये यहां तक आपको समझ में आया। तो सेक्शन नंबर 40 क्या कहता था? 40 आपका कहता था डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, 41 कहता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। वेरी इजी, लेट्स मूव अहेड विद 42। अब 42 क्या कहता है? डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। सर्टेन कंटिंजेंसीज, कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। ऊपर में अभी मैंने आपको यहां पे समझाया था, यहां पे एक सिचुएशन था जो आपने सोचा नहीं था और हो गया, जो आपने सोचा नहीं था और हो गया है। और ये जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, यहां पे ऐसा सिचुएशन है कि जो आपको पता है हो सकता है, मतलब यू नो समवेयर इट कैन हैपन, इट इज पॉसिबल, सर्टेन कंटिंजेंसीज है जो होने लायक हो सकती है फ्यूचर में, और वही चीज हो चुकी है, तो अब आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे फॉर एग्जांपल आपका पार्टनर्स रिटायर कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं, आपका फिक्स पीरियड का टर्म खत्म हो गया है, आपको पता था 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्या था, 5 साल खत्म होने वाला है, फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ये सारी चीजें हैं कंटिंजेंसीज जो आपको पता है होने वाली है, हो सकती है। समझ में आया? तो प्लीज पॉइंट नंबर 3 देखिए। तो डिफरेंस देखना है तीनों में, ये नहीं आप एकदम कंफ्यूज हो जाएगी। इट इज ऑल्सो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इट इज नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इट इज हैपनिंग ऑफ ए सर्टेन कंटिंजेंसी। ठीक है? डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। ठीक है? ये है आपका सेक्शन नंबर 42। सेक्शन नंबर 42 कहता है हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। ओनली फ्यू सेक्शंस आर रिमेनिंग, सो वी विल बी कंप्लीटिंग इट वेरी सून। आई होप यू ऑल आर पेइंग अटेंशन। तो यहां पे आपका 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या 3-4 बातें हैं? वो कंटिंजेंसीज क्या है? द फर्म विल गेट डिसॉल्व्ड, द फर्म विल गेट डिसॉल्व्ड if on the happening of any of the following, लिखो any one नहीं, any of the following कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसीज मतलब हो सकती है, आपको पता था कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक आवाज थी कि हाँ भाई साहब ये सब हो सकता है। तो प्लीज देखो, एक्सपायरी ऑफ द नंबर 1, एक्सपायरी ऑफ द
फिक्स्ड टर्म कॉन्स्टिट्यूटेड। मतलब क्या हुआ? फिक्स टर्म कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या हुआ? आपने जब पार्टनरशिप फर्म सेट किया था, आपने अपने अग्रीमेंट में एक फिक्स ड्यूरेशन डाला था कि देखो हम ये अंडरटेकिंग खत्म करते हैं जिसमें 2 साल लगेंगे, 2 साल के बाद पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। आपने क्या किया? अपने अग्रीमेंट में एक फिक्स टर्म डाला था। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था फिक्स ड्यूरेशन वाला पार्टनरशिप। तो जब वैसा केस होता है, फिक्स ड्यूरेशन वाला पार्टनरशिप होता है, जहां पे आप पहले से ही अपना टर्म फिक्स कर लेते हो और उसका एक्सपायरी के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड टर्म कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आपका जिस काम के लिए अंडरटेकिंग कंप्लीशन ऑफ द अंडरटेकिंग और एडवेंचर, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, ओके, इससे ज्यादा इंप्रूव मैं नहीं कर सकती। Undertaking or adventure for which the firm was constituted। मतलब क्या हो गया? सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैरिटेबल फर्म खोला है, चैरिटेबल भी नहीं, आपने एक मिनिमल रेट्स में आपने एक रेस्टोरेंट खोला है कि जब तक आपका कोरोना वायरस ये पैंडेमिक चलेगा तब तक आप क्या करोगे? फ्री फूड दोगे, मतलब या फिर मिनिमम रेट्स में आप फूड दोगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने एक पार्टनरशिप में ये एक अंडरटेकिंग चालू किया, ठीक है ना, स्टार्ट किया। अब हुआ क्या कि पैंडेमिक ओवर हो गया, आपका वो कंप्लीशन हो गया, अंडरटेकिंग वो एडवेंचर आपका खत्म हो गया है, तो अब आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। कंपल्सरी रेजोल्यूशन अगर आप मन है, अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पार्टनरशिप एट विल में। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फिक्स पीरियड खत्म हो जाता है और आपको फिर भी कंटिन्यू रखना है तो आप कर सकते हैं पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट करके, लेकिन इन केस आपको नहीं करना है तो आप वॉलंटरीली क्या करोगे? डिसॉल्व कर दोगे। वॉलंटरीली आप क्या करोगे? डिसॉल्व कर दोगे। तो एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टर्म आपको समझ में आ गया, जब आपका फिक्स टर्म खत्म हो जाता है और जब आपका अंडरटेकिंग या एडवेंचर फिनिश हो जाता है, कंप्लीशन हो जाता है, जिस काम के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया था वो बिजनेस का अंडरटेकिंग, वो मोटिव आपका फिनिश हो चुका है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसके बाद आप अपना फर्म को डिसॉल्व कर सकते हो। लेट्स मूव अहेड विद नंबर 3। नंबर 3 है अगर आपका कोई पार्टनर का डेथ हो गया है तो डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब मैंने आपको इतनी बार बोला है मैम, डेथ ऑफ अ पार्टनर अगर सपोज ABC है और C मर जाता है और C के मरने के बाद क्या डिसॉल्व करना जरूरी है? नहीं। मैंने आपको क्या बोला? अगर आपके अग्रीमेंट में वैसा लिखा है कि किसी का कोई मर गया है तो मेरे को डिसॉल्व करना है, तो खुद से डिसॉल्व करना पड़ेगा, वॉलंटरीली डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये भी आपका कंटिंजेंसी है कि आपको पता था कोई ना कोई एक दिन तो मरी गई, तो उसके मरने के बाद आपको ऑटोमेटिकली फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। सो डेथ ऑफ अ पार्टनर और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है और ये दोनों चीज आपका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया हैपनिंग ऑफ सम कंटिंजेंसीज। तो ये सारे 4 पॉइंट्स थे। अगर इन चारों में से कोई भी चीज होता है तो आप क्या करोगे? आप अपना फर्म को वॉलंटरीली क्या कर दोगे? डिसॉल्व कर दोगे। तो ये हो गया, समझ में आया। लेट्स मूव अहेड विथ नंबर 4 and the last one which is dissolution by notice of partnership at will। अब देखो बहुत इजी है ये, dissolution by notice of partnership at will। ये है आपका सेक्शन नंबर 43। सेक्शन नंबर 43 कहता है कि अगर सपोज, अभी तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाया था, तो मैंने फिक्स ड्यूरेशन वाला पार्टनरशिप पढ़ाया था, मैंने अंडरटेकिंग वाला पार्टनरशिप पढ़ाया था, मैंने पार्टनरशिप एट विल पढ़ाया था, रिमेंबर। तो फिक्स ड्यूरेशन में कंटिंजेंसी ओवर हो जाएगा तो वॉलंटरी डिसॉल्व कर दोगे अंडर सेक्शन 42, रिमेंबर अभी जो मैंने पढ़ाया। और अगर आपका अंडरटेकिंग खत्म हो जाता है तो भी आप वॉलंटरीली डिसॉल्व कर दोगे अंडर सेक्शन 42, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज आपका पार्टनरशिप एट विल है तो फिर आप क्या करोगे? तब अंडर सेक्शन 43 आप डिसॉल्व कर सकते हो। अंडर सेक्शन 43, क्या समझ में आया? 43 के अंडर आप डिसॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे? ये चीज मैंने आपको ना पहले भी बताई थी, फर्स्ट क्लास में बताई थी कि जब आपका पार्टनरशिप एट विल होता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? लिखा होगा कि यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे आपका एज पर द अग्रीमेंट नहीं, यहां पे आपका होगा अग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, मतलब कि ऑल द पार्टनर्स मस्ट अग्री, या लिखो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिए, कंसेंट
ऑफ ऑल द पार्टनर्स चाहिए, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंड जो पार्टनर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझना, सपोज फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी है, ठीक है, सी को डिसॉल्व करना है, सी को डिसॉल्व करना है, तो वो क्या करेगा, वो नोटिस देगा टू ऑल द पार्टनर्स, टू ऑल द पार्टनर्स, वो क्या करेगा, वो नोटिस देगा विद एन इंटेंशन टू डिसॉल्व, अपना इंटेंशन बता के वो नोटिस देगा, ठीक है ना। नोटिस देने के बाद अगर सारे पार्टनर्स अग्री करते हैं, इफ ऑल द पार्टनर्स अग्री, तब आपका फर्म डिसॉल्व होगा, तब आपका फर्म डिसॉल्व होगा। अगर सारे पार्टनर अग्री नहीं करते हैं और लेकिन इसको फिर भी डिसॉल्व करना है, तो ये क्या करेगा, फिर ये कोर्ट में जाएगा और फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि डिसोल्यूशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या सी करेक्ट है टू डिसॉल्व और नॉट। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो एट विल में क्या होता है, अगर एक पार्टनर को डिसोल्यूशन चाहिए तो वो अपनी मर्जी से नोटिस दे सकता है टू ऑल द पार्टनर्स, और फिर सारे पार्टनर्स अगर अग्री करेंगे तो आपका फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। बात खत्म, इतनी बात समझ में आ गई। एक बार लिखते हैं, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड एंड नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स देना पड़ता है। मतलब बेसिकली ये दो चीजें, इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या होगा, नंबर वन, एनी partner can give a notice to all the partners with an intention of dissolution, ठीक है ना। और अगर सारे पार्टनर्स अग्री करते हैं तो फिर वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है आपको, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है कि डेट कौन सा होगा, डेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब आपका डेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या मानेंगे हम, है ना। तो डेट ऑफ डिसोल्यूशन मानेंगे कि आपका नोटिस में अगर डेट दिया हुआ है, नोटिस में अगर डेट दिया हुआ है तो हम वो डेट मानेंगे। अगर नोटिस में डेट नहीं दिया हुआ है तो हम कम्युनिकेशन का डेट मानेंगे। सो इफ डेट मेंशन्ड in the notice, तो फिर वो डेट, then that date will be the date of dissolution, or else, और अगर वो डेट नहीं दिया हुआ है नोटिस में तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम कौन सा डेट मानेंगे, और अदरवाइज date of communication, date of communicating the notice shall be considered date of dissolution। समझ में आया, समझ में आया। तो अगर आपका नहीं लिखा हुआ है तो जिस डेट पे आपने कम्युनिकेट किया है नोटिस को, उस डेट को हम डिसोल्यूशन का डेट मानेंगे। बहुत ही इजी था। सेक्शन नंबर 40, 41, 42, 43 हमने कर लिया है। 40 में हमने बात करी थी बाय डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट की, 41 में हमने बात करी थी कि कंपल्सरी डिसोल्यूशन के बारे में, 42 में हमने बात करी थी कंटिंजेंसीज के बारे में, और 42 में हमने बात करी थी पार्टनरशिप एट विल के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब इसमें देखो प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 चीजें आपको देखनी है। ये है आपका सेक्शन नंबर 44 जो हम करने वाले हैं, जिसमें आपका कोर्ट आपको बोलता है कि देखो भाई साहब, बिजनेस को बंद करो, ये बिजनेस नहीं चलने वाला। तो इसमें क्या होता है, कोर्ट आपको ऑर्डर करेगा टू डिसॉल्व द फर्म ऑन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कोर्ट आपको क्या करेगा, कोर्ट विल ऑर्डर एक और चीज इसको समझने से पहले एक और चीज मैं आपको बताती हूं, प्लीज यहां पे देखना। अब मेरी बात सुनो मैम, कोर्ट खुद से, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, प्लीज सुनना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अगर सपोज ये एबीसी एक फर्म है, ये फर्म आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मत मजे में चल रही है।
अचानक से कोर्ट आ गया बीच में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी रीजनल कोर्ट आ गया अचानक से और एबीसी को कहता है कि देखो भाई साहब मेरे को लगता नहीं है सी का दिमाग ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या करो, इसको बंद कर दो, बिजनेस को डिसॉल्व कर दो, मुझे लगता है सी का दिमाग ठीक नहीं है, बिजनेस को बंद कर दो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? कभी ऐसा हो सकता है क्या? आप बिजनेस चला रहे हो, क्या अननोइंगली कहीं से भी कोर्ट आके बीच में आपका बिजनेस बंद करवा सकती है क्या? नहीं, किसी को फाइल करना पड़ेगा सूट, मतलब कि किसी को आपके अगेंस्ट केस फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में और उसके बाद ही कोर्ट का ऑर्डर आता है। जब मैं डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के बारे में बोल रही हूं ना, मैं ये नहीं कह रही कि कोर्ट आपको डायरेक्टली आके बंद करने को कहता है। यहां पे क्या होता है, समवन हैज टू फाइल अ सूट अगेंस्ट यू और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करती है कि आपको बंद करना है या नहीं करना है। बात समझ में आई ना? तो क्या लिखोगे, कोर्ट एट द सूट ऑफ एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर बोल रहा है अगर कि देखो डिसॉल्व करो भाई, ये सी का दिमाग ठीक नहीं है, कोर्ट एट द सूट ऑफ एनी पार्टनर में डिसॉल्व the firm on the following grounds। लेकिन कोर्ट को भी तो ग्राउंड्स चाहिए ना, क्यों डिसॉल्व करना है भाई, तो ये सारे ग्राउंड्स अगर सही बैठेंगे तो ये सारे रीजंस की वजह से कोर्ट क्या कर सकती है, आपका बिजनेस को बंद करवा सकती है। क्या क्या रीजंस है हम करेंगे, ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ठीक है, चलो जो आगे जल्दी से आगे देखते हैं। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है आपका अनसाउंड माइंड। प्लीज यहां ध्यान से सुनना, अनसाउंड माइंड। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनर है जो थोड़ा आपका अनसाउंड हो गया है, जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा एंड द रिमेनिंग पार्टनर बोल रहा है कि देखो इसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, इसको हटाओ, तो फिर कोर्ट को अगर जस्ट लगेगा तो कोर्ट हटा देगा। लेकिन सपोज फॉर एग्जाम्पल ए बी सी है, सी का टेम्पररी अनसाउंड माइंड होता है, टेम्पररी अनसाउंड माइंड होता है, तो क्या इसको हटा देंगे क्या? तो क्या ये जस्ट ग्राउंड्स है क्या? क्या कोर्ट इसमें भी आपका डिसॉल्व कर सकती है? नो, कैन नॉट डिसॉल्व। अगर टेम्पररी है ना तो डिसॉल्व नहीं होगा, अगर आपका परमानेंट है मतलब कभी भी सही रहता ही नहीं है दिमाग, तब आप डिसॉल्व कर सकते हो। तो यहां पे ये वाला पॉइंट आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका परमानेंट इनकैपेसिटी। परमानेंट इनकैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, इसमें एक और चीज देखना है। हाँ, परमानेंट इनकैपेसिटी, इसमें एक और चीज देखना है, प्लीज यहां पे देखो। सपोज फॉर एग्जाम्पल, इसको हटा देती हूं, यहां पे एक और चीज देखना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका 2 पार्टनर्स है, बी इज व्हाट, बी इज अ स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर मतलब समझते हो, जो ज्यादा कुछ करता नहीं है बिजनेस में, ज्यादा कुछ काम नहीं करता, वो सिर्फ दाम का पार्टनर होता है, इन्वेस्टमेंट देता है, ठीक है ना। तो बी इज अ स्लीपिंग पार्टनर और बी आपका परमानेंट अनसाउंड माइंड हो गया, तो क्या इसको अब हम डिसॉल्व कर देंगे क्या डिसॉल्व कर सकते हैं क्या? नो, यू कैन नॉट डिसॉल्व। क्यों? आप कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यू हैव टू बी एन एक्टिव पार्टनर, हैव टू बी एन एक्टिव पार्टनर। बात समझ में आ गई? ये दोनों पॉइंट याद रहेंगे आपको। तो यहां पे आपको एक्टिव पार्टनर होना पड़ेगा और यहां पे आपको टेम्पररी नहीं चलेगा, टेम्पररी होने से नहीं चलेगा। 2 पॉइंट्स आपको इस चीज में याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं। नेक्स्ट है आपका परमानेंट इनकैपेसिटी। परमानेंट इनकैपेसिटी का मतलब होता है, सपोज ये बहुत ही इजी है, सपोज आपके 3-4 पार्टनर है ना, ए बी सी डी है, और डी का क्या हो गया, अचानक से पैर लिम्स वर्क करना बंद कर दिए, पैरालिसिस हो गया, राइट, पैरालिसिस हो गया, ही कैन नॉट वर्क नाउ। तो ये काम नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से अपनी ड्यूटीज नहीं कर सकता, कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज, ठीक है ना, अपनी ड्यूटीज ये नहीं कर सकता। तो अब इस केस में अगर ये सूट फाइल करता है कि देखो भाई डिसॉल्व कर दो, तो कोर्ट को अगर लगेगा कि बाकी सब मिलके
मिलके संभाल नहीं सकते, अगर बाकी सब भी यही चाहते हैं, इस तरीके से वो देखेगी तो फिर कैन डिसॉल्व, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो कोर्ट क्या करेगी, उसको डिसॉल्व करवा देगी। समझ में आया? परमानेंट इनकैपेसिटी। लेट्स मूव अहेड। देखो बहुत सिंपल चीज है, तो इसलिए इतना डिटेल में नहीं जा रही, जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। नाउ मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट में भी आपकी 2-3 पॉइंट्स है जो आपको देखने हैं। मिसकंडक्ट का मतलब हो गया कि आपने इस तरीके से बिहेव किया है जिसकी वजह से बिजनेस का रेप्यूटेशन खराब होता है। अब रेप्यूटेशन का मतलब क्या हो गया? क्या आप गलत बिहेव इन द फर्म ही कर रहे हो या बाहर भी कर रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक छोटा सा बिजनेस है, एबीसी एक छोटा सा बिजनेस है, स्मॉल फर्म है, ठीक है ना, स्मॉल फर्म है। अब सी ने क्या किया, सी ने कहीं कोई रेस्टोरेंट में जाके, सपोज फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट में जाके उसने कोई बहुत गंदे से किसी से बिहेव किया, किसी को नीचा दिखाया, वेटर से बहुत ही बदतमीजी से बात करी, वेटर से बहुत ही ज्यादा रूड था, ठीक है ना, वेटर से बहुत ज्यादा रूड था। तो एक बात बताओ, सी को कोई जानता नहीं है, एबीसी एक स्मॉल फर्म है, इसका इस हरकत की वजह से एबीसी का रेप्यूटेशन इतना कोई खराब नहीं हो रहा। मेरी बात ध्यान से सुनना, रेप्यूटेशन, एबीसीज रेप्यूटेशन नॉट हैम्पर्ड, इतना खराब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में मुझे बताओ, तो क्या डिसॉल्व कर सकते हैं क्या? तो नॉट रिक्वायर्ड, डिसोल्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। तो उस केस में डिसोल्यूशन का आपको जरूरत नहीं है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहां पे आपका डिसोल्यूशन नॉट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर सपोज यहीं पे मैं अगर अंबानी को ले लूं, अंबानी का बेटा क्या नाम है, आई फॉरगॉट, आकाश अंबानी है ना शायद, आई गेस। तो यहां पे अगर अंबानी का सन ले लूं, ठीक है ना, अंबानी का सन है, अगर वो मिसबिहेव करता है एक रेस्टोरेंट में जाके विद अ वेटर, ठीक है, तो अब मुझे बताओ, क्या यहां पे अंबानी का जो ये रिलायंस का बिजनेस है, क्या उसका रेप्यूटेशन हैम्पर होगा या नहीं होगा? उसका रेप्यूटेशन हैम्पर होगा ना, रेप्यूटेशन हैम्पर ऑफ कोर्स होगा। तो इस केस में अगर बाकी पार्टनर्स चाहे या फिर इस इंसान का गिल्ट की वजह से अगर रेजोल्यूशन का चाहिए, आपको चाहिए मिसकंडक्ट की वजह से, तो कोर्ट अगर देखेगी कि आपने बहुत गंदे से बिहेव किया है, बिजनेस को डिसॉल्व करना चाहिए, इट्स नॉट अ गुड बिहेवियर, आप कैसे इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन का मांग कर सकते हैं, डिसोल्यूशन का मांग कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे 2-3 बातें हैं जो आपको नोटिस करना है। नंबर 1 क्या नोटिस करना है? आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट। यहाँ पे नंबर 1 करना है कि मिसकंडक्ट नॉट नेसेसरीली must not necessarily relate to the conduct of business, ठीक है ना। और दूसरा क्या है कि आपका adverse effect of misconduct may vary बिजनेस टू बिजनेस। समझ में आया? हर बिजनेस में वो क्या करेगा, वैरी करेगा। क्लियर? तो मिसकंडक्ट भी समझ में आ गया। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता रही हूँ। देखो बच्चा, इट इज अ वेरी इजी टॉपिक, इसमें सिर्फ 3-4 बातें आपको याद रखनी है, ऐसे आपको पूरा फुल फ्लेजेड लिखने को नहीं आएगा, केस स्टडी की तरफ से आएगा। तो इसीलिए एग्जाम्पल्स दे के समझा रही हूँ कि कहाँ पे क्या चीज डिफरेंस है, जो चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस केस में आपका मिसकंडक्ट इफेक्ट करेगा, पहले वाले केस में मिसकंडक्ट इतना इफेक्ट नहीं कर रहा था, तो डिसोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं थी। तो ये सारी चीजें थोड़ी ध्यान में रखोगे तो आपका हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड। पॉइंट नंबर 4 जो है आपका परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट मतलब क्या होता है कि सपोज आप पार्टनर्स हो, ठीक है ना, ए बी सी डी आप पार्टनर्स, ठीक है, और यहाँ पे डी और सी क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कोई ना कोई अग्रीमेंट का कोई ना कोई क्लॉज को तोड़ रहे हैं।
सॉरी, ब्रेकिंग द क्लॉजेस, अपने अग्रीमेंट का कोई ना कोई हिस्सा को वो लोग खराब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जैसा उनसे एक्सपेक्टेड है वैसा काम नहीं कर रहे, ठीक है ना, कंटिन्यूअसली। तो ए अगर सूट फाइल कर देता है कोर्ट में, ए अगर चाहता है कि कोर्ट में हम सूट फाइल करेंगे और प्लीज इसके मेरे को डिसॉल्व करना है ये फर्म बिकॉज दे आर लॉट ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग इन द बिजनेस, नोबडी इज लिसनिंग टू एनीवन, इस तरीके से अगर वो सूट फाइल करता है तो कोर्ट फिर क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे 3-4 चीजें हैं, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट में 3-4 चीजें हैं जो आपकी हो सकती है। नंबर 1 है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है किसी का पैसा किसी का पैसा का यहाँ हेर फेर करना, मतलब आपका पैसा है, आपका पैसा मैंने क्या किया, चोरी चुपके अपने काम पे यूज कर लिया, है ना, आपको पता ही नहीं है, आप मेरे पे ट्रस्ट करके पैसा रखे थे, है ना। तो एम्बेजलमेंट का मतलब होता है पैसा का यहाँ वहां करना, मतलब कि प्रॉपर पैसा का देखभाल नहीं करना, पैसा को यहाँ वहां करना, समझ में आया ना। नेक्स्ट क्या है, एरनस, कीपिंग एरनस अकाउंट्स, कीपिंग एरनस अकाउंट्स मतलब कि गलत अकाउंट्स रखना। गलत अकाउंट्स रखना तो बहुत ज्यादा ही ऑफेंस है एक तरीके से एक्चुअली, ठीक है ना। तो अगर आप गलत अकाउंट्स रखते हो तो आपको जेल टाइम भी हो सकता है, तो आप गलत अकाउंट्स आपको नहीं रखना चाहिए। होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, होल्डिंग मोर कैश देन अलाउड, ठीक है, जितना कैश है उससे ज्यादा अलाउड अगर आप रखते हो तो आपकी गड़बड़ी है। रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, मतलब कि ABC है, सी आपका अकाउंट्स का जिम्मेदारी लेके रखा है, उसके पास सारे अकाउंट्स हैं, A और B C से अकाउंट्स मांग रहे हैं और A रिपीटेडली ना कर रहा है, अकाउंट शो नहीं कर रहा, तो इस केस में A और B क्या करेगा, सूट फाइल कर सकता है। तो रिपीटेड रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स, ठीक है ना, रिपीटेड रिफ्यूजल टू शो अकाउंट्स, कंटिन्यूअसली अकाउंट्स नहीं दिखाया जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इन सारी बातों में अगर कोई भी कोर्ट में केस करता है फॉर डिसोल्यूशन तो कर सकता है। मेरी बात समझ में आ गई, इजी। लेट्स मूव अहेड विद पॉइंट नंबर 5 विच इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नाउ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, प्लीज सुनो। अब सपोज फॉर एग्जांपल ABC है, ठीक है, मैं बार बार ABC ले रही हूँ, आई नो, बिकॉज इफ आई वुड हैव टेकन लाइव सेशन तो मैं आप लोग के नाम ले लेती, लेकिन यहाँ पे लाइव सेशन नहीं ले रही तो ABC है, इट्स लाइक अ बोरिंग काइंड ऑफ। अब हुआ क्या देखना, ABC पार्टनर्स है, ठीक है ना। C ने क्या किया, C ने अपना पोर्शन 1/3 पोर्शन जो था C का, उसने क्या किया, उसने उसको ट्रांसफर कर दिया। किसको कर दिया, उसने कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया या थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया रिकवरी के लिए, कोई ना कोई रिकवरी के लिए, पैसों के लिए, लैंड रेवेन्यूज के लिए, किसी के लिए भी उसने थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। अब एक बात बताओ, आज मैं और आप मिलकर एक पार्टनरशिप में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आई ट्रस्ट यू और आप मेरे को ट्रस्ट करते हैं, हम पार्टनरशिप में आते हैं। अगर सपोज मैं अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर देती हूं फॉर रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यूज और व्हाटएवर, तो क्या होगा, आपको किसी और थर्ड पार्टी के साथ बिजनेस करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम ट्रांसफरिंग माई शेयर। तो अब आपका और उसका इंटरेस्ट रहेगा क्या, आप उस पर ट्रस्ट कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे। तो यही चीज है कि अगर कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट, अपना शेयर, अपना पोर्शन किसी थर्ड पार्टी को, कोर्ट को, कोई और कारण से, कोई भी कारण से ट्रांसफर कर देता है विदाउट कंसेंट, कोई भी, अब कंसेंट ले रहे हैं तो देखो वो तो आप पार्टनर एंटर करवा रहे हो, वो तो एक कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट हो गया। अगर आप विदाउट कंसेंट अगर आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो और यहां पे भी अगर सूट फाइल करता है डिसोल्यूशन के लिए तो डिसोल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म, डिसॉल्व द फर्म, तो कोर्ट आपकी फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। क्लियर, समझ में आया ना। चलो लेट्स मूव फर्दर नाउ। कंटिन्यूअस परपेचुअल लॉसेस, अब इसमें क्या है, कंटिन्यूअस परपेचुअल लॉसेस है। परपेचुअल का मतलब भी कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस लॉसेस, अब एक बात बताओ, आपका बिजनेस है वो करीब करीब 8-9 साल से है, 8-10 साल से है, 8-10 साल से रिपीटेडली आपका लॉसेस हो रहा है, तो कोई भी एक पार्टनर आएगा, बोलेगा कि देखो मेरा लॉसेस हो रहा है एंड ये, अब सपोज फॉर एग्जांपल
8 इयर्स से रिपीटेडली लॉस हो रहा है, रिपीटेडली, ठीक है। सी को अब ये लॉस बर्दाश्त नहीं हो रहा, सी ने ए और बी को कहा प्लीज बिजनेस बंद कर देते हैं, ए और बी मान नहीं रहे, बोलते नहीं बिजनेस तो बंद नहीं करूंगा, मेरे को बिजनेस चालू रखना है। तो फिर सी क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा और सूट फाइल करेगा, और फिर अगर कोर्ट को भी लगता है कि हाँ ये बिजनेस रिपीटेडली लॉस कर रहा है और कोई फ्यूचर में गेन जैसा कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रहा, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट आपका डिसॉल्व कर देगी फर्म। बस इतना ही है, देखो मैं ज्यादा कुछ लिखवा नहीं रही क्योंकि इट इज वेरी सिंपल। तो कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म, क्लियर। नेक्स्ट, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स। अब इसका मतलब क्या होता है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, मतलब कि अब सपोज कोई, ये तो मैंने रीजंस आपको 6 रीजंस दे दिए, इस 6 के अलावा भी तो रीजंस हो सकते हैं ना, जरूरी है यही 6 हो, नहीं ना, इसके अलावा भी रीजंस हो सकते हैं। तो वो सारे रीजंस को कवर कर दिया है इस 7th पॉइंट में जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड्स लिख के। जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब कि अगर और भी कोई रीजंस है भाई साहब तो लेके आओ, कोर्ट में केस फाइल करो। अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ आपका ये रीजन सही है, वैलिड है, तो हम क्या करेंगे, हम डिसॉल्व कर देंगे। समझ में आया ना, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है प्लीज देखना, डेडलॉक इन द मैनेजमेंट। डेडलॉक इन द मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप लोग 3-4 पार्टनर्स हो, ठीक है ना, 3-4 पार्टनर्स हो, ये तीनों चारों पार्टनर्स मिलके भी ना बिजनेस को संभाल नहीं पा रहे हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस को संभाल नहीं पा रहे हैं, और वहां पे एक डेडलॉक हो गया है। डेडलॉक का मतलब कि कोई रास्ता नहीं है, नो वे आउट। डेडलॉक का मतलब होता है नो वे आउट, कोई रास्ता आपको दिख नहीं रहा। तो इस केस में लॉ क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, बोलेगी बंद कर दो, आपकी बस की बात नहीं है, यू कैन नॉट रन अ बिजनेस। नेक्स्ट क्या है, वे पार्टनर्स आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। अब सपोज कोई 3-4 लड़कियां हैं जो पार्टनर्स में आ गए, उनके बीच में फाइट हो गया, वो आपस में बात नहीं कर रहे, पार्टनर्स नॉट टॉकिंग, टॉकिंग टर्म्स, वो आपस में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग आपस में बात नहीं कर रहे। तो इस केस में क्या होगा, समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। तो इस केस में कोर्ट बोलेगी जब आप आपस में बात ही नहीं कर रहे हो तो बिजनेस कैसे रन करोगे, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, हम बिजनेस को डिसॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ सबस्ट्रैटम। सबस्ट्रैटम, अब इसका मतलब क्या होता है प्लीज सुनना। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है फॉर अ कॉज, फॉर अ रीजन, आपने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है एक पर्टिकुलर रीजन से, एक पर्टिकुलर मोटिव से, ठीक है ना, और आपका बिजनेस करते करते ये रीजन ही लॉस हो गया है, यू लॉस्ट द रीजन फॉर विच यू स्टार्टेड द बिजनेस, आपने ये रीजन ही खो दिया है। तो क्या होगा, तो फिर लॉ क्या कहेगी, लॉ बोलेगी कि भाई साहब छोड़ दो, आपसे ना हो पाए, ये बिजनेस को भी बंद कर दो। नेक्स्ट है आपका गैम्बलिंग। गैम्बलिंग बाय अ पार्टनर इन स्टॉक एक्सचेंज, ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब क्या हो गया, स्टॉक एक्सचेंज में गैम्बलिंग कर रहे हैं, विच इज वैसे भी इलीगल होता है, गैम्बलिंग कर रहे हैं, सट्टाबाजी कर रहे हैं, विच इज नॉट अलाउड, जो आपका लीगल नहीं है, तो आप बिजनेस को बंद करवा सकते हो। तो क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, प्लीज एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। हमने डिसोल्यूशन में 3-4 बातें पढ़ी थी। वो 3-4 बातें क्या थी कि डिसोल्यूशन आपका क्या क्या होगा, डिसोल्यूशन आपका दो तरीके का होता है, वॉलंटरीली और आपका कोर्ट के थ्रू, कोर्ट आपको ऑर्डर देती है। वॉलंटरीली में हमने पढ़ा था 40, 41, 42 और 43। 40 में हमने पढ़ा था बाय अग्रीमेंट पढ़ा था, राइट। 41 में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कंपल्सरी, कि आपको करना ही पड़ेगा, राइट, कंपल्सरी। 42 में हमने पढ़ा था कंटिंजेंसी, कि कोई कंटिंजेंसी आ गया तो करना पड़ेगा, जैसे डेथ ऑफ अ पार्टनर, आपका पीरियड खत्म हो गया वगैरह वगैरह। 43 में हमने पढ़ा था एट विल में क्या करते हैं, नोटिस देते हैं, राइट। कोर्ट में हमने पढ़ा था 7 आपको कंडीशंस बताए थे, 7 कंडीशंस होंगे, 7 सिचुएशंस होंगे, सॉरी 7 आपका सिचुएशंस है जहां पे आपका कोर्ट आपको ऑर्डर देगा। उन 7 सिचुएशंस में से भी आपका 3 और अलग से सिचुएशन, 4 और है, डेडलॉक ऑफ द मैनेजमेंट, वो 4 और सिचुएशंस हमने किया था। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने करी थी, ये था आपका 44, क्लियर। डिसोल्यूशन भी आपका ओवर हो चुका है। अब हम करेंगे लास्ट आपका टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। जैसे हमने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन पढ़ा था, वैसे ही हम करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है।
ये आपका है सेक्शन नंबर 45 टू 49। पहले आपका 55 तक था, ठीक है, लेकिन अब आपका 55 तक नहीं है। दे आर ओनली 5 सेक्शंस विच यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न हियर। सिलेबस काफी पहले ही चेंज हो चुका था, उसके पहले आपको 55 तक पढ़ना था। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सेक्शन नंबर 45 क्या कहता है? प्लीज गाइज, बहुत सिंपल टॉपिक्स है और हार्डली आपका नेक्स्ट 20 मिनट्स में चैप्टर डन हो जाएगा। लेट्स जस्ट पे अटेंशन नाउ। तो सेक्शन नंबर 45 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब कि आपका डिसोल्यूशन हो चुका है, अब पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटी है, अब पार्टनर्स की क्या राइट्स है, अब थर्ड पार्टी का क्या राइट्स है, वगैरह वगैरह आप यहाँ पे पढ़ोगे। जैसे आपने नॉन रजिस्ट्रेशन में कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ा था, वैसे डिसोल्यूशन में भी आप कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ोगे। नाउ सेक्शन नंबर 45 आपका है लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर रेजोल्यूशन। क्या लिखा है यहाँ पे? लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर्स डन आफ्टर। अब ये चीज ना मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, आई होप आपको ऑलरेडी आंसर पता है। सी, दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग। अगर सपोज आपका डिसोल्यूशन हो जाता है, प्लीज यहां देखना, बेसिक लॉ बताऊंगी, बेसिक सा एकदम, ठीक है। यहां देखना, अब सपोज फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस चल रहा है, ठीक है, और यहां पे 1/1/2020 को आपका फर्म डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एज पर जनरल लॉ जो अभी तक आपने पढ़ा है, समझा है, क्या होना चाहिए? पार्टनर्स यहां पे डिसॉल्व कर रहे हैं, पार्टनर्स यहां पे डिसॉल्व कर रहे हैं। ये जो पूरी एक्ट है, यहां पे जितना भी एक्ट्स उन्होंने किया है, विल द पार्टनर्स बी लायबल? यस, दे विल बी लायबल। अब डिसोल्यूशन के बाद आपको एक नोटिस देना पड़ता है ना। मैंने आपको बोला था कि जब पार्टनर भी रिटायर करता है तो आपको एक नोटिस देना पड़ेगा ना ऑफिशियल गैजेट में। आपको या तो न्यूज़पेपर में या तो कैसे भी आपको एक नोटिस देना पड़ता है टू द जनरल पब्लिक, नोटिस टू द पब्लिक आपको देना पड़ता है। तो अब मेरी बात सुनना, नोटिस दिया है, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां पे इस डेट पे फॉर एग्जाम्पल 21/2020 को नोटिस दिया है, तो अब इस एक्ट्स के लिए विल द पार्टनर्स बी रिस्पॉन्सिबल? दीज एक्ट्स के लिए क्या वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा? यस, ही विल बी लायबल, ठीक है ना। अगर आपने डिसोल्यूशन के बाद भी कोई भी काम किया है अप टिल द नोटिस, तो भी वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। और यहां पे एक्ट्स जो है नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्या मेरी बात समझ में आई? नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो देखो यही चीज आपको यहां पे करना है। तो यहां पे आपको क्या चीज करना है, प्लीज यहां देखना। इफ इन केस, इफ द एक्ट्स आर डन, if the acts are done by any of the partners as an act of the firm, मतलब फर्म के नाम से, आप अपने पर्सनल लेवल पे कर रहे हो ना, तब इट डजंट मैटर। फर्म के नाम से अगर आप कोई एक्ट करते हो एज एन एक्ट ऑफ द फर्म, until the notice is provided, until the notice is given, then the partners are liable। समझ में आया? तो आपके पार्टनर्स क्या होंगे? लायबल हो जाएंगे उस एक्ट के लिए। क्लियर? चलो आगे 3-4 चीज और देखनी है। अब इसका क्या रिक्वायरमेंट था? इस वाले सेक्शन का रिक्वायरमेंट क्यों था? इस सेक्शन को क्यों बनाया गया था? आपको क्या लगता है क्यों बनाया होगा? टू प्रोटेक्ट द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। आप फर्म को डिसॉल्व करके भी आप अगर गलत करोगे तो अपने फर्म के नाम से थर्ड पार्टी को लूटोगे तो नहीं चलेगा। तो टू प्रोटेक्ट द थर्ड पार्टी, इसको क्यों बनाया गया था? टू प्रोटेक्ट द थर्ड पार्टी who has no notice of prior dissolution। मतलब डिसोल्यूशन हो चुका है, उसका नोटिस उसको नहीं है,
तो उससे बचाने के लिए, ठीक है ना। और ऑल्सो टू प्रोटेक्ट partners of dissolved firm from the liability of third party। समझ में आया? इसका मतलब क्या हो गया? अभी सपोज फॉर एग्जांपल आपका फर्म डिसॉल्व हो जाता है, ए एंड बी एंड सी। अब सी ने क्या किया, आपने नोटिस भी दे दिया सपोज फॉर एग्जांपल सी ने, लेकिन फिर भी क्या किया, अपने फर्म के नाम से कहीं पे भी डीलिंग कर ली। तो अब क्या होगा, बाकी के पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं होंगे? बाकी के पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो इसीलिए ये एक्ट बनाया गया है, ये वाला क्लॉज बनाया गया है, ये वाला सेक्शन बनाया गया है, जहां पे आपको प्रोटेक्ट करता है थर्ड पार्टी से और थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करता है आपसे। क्लियर? अब एक और चीज देखो, अब यहां पे कुछ कुछ एक्सेप्शंस है। यही वाले जो एक्सेप्शंस होते हैं ना, यही आपका मेन एग्जाम में आता है। एक्सेप्शंस क्या है प्लीज देखना। सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक पार्टनर का डेथ हो गया। सपोज फॉर एग्जाम्पल 1/1/2020 में एक पार्टनर का डेथ हो गया, ठीक है ना। इस डेथ की वजह से आप क्या कर रहे हो, आप 10/1/2020 को डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, डिसॉल्व कर रहे हो। उसके बाद आपने पब्लिक नोटिस दिया है, 25/1/2020 को आपने नोटिस दिया है, ठीक है ना। अब इसी बीच में यहां पे क्या करते हो, आप कुछ एक्ट्स करते हो। इस एक्ट्स की लाइबिलिटी किसकी होगी? क्या डेथ वाले पार्टनर की होगी? क्या जो मर गया है क्या उसकी लाइबिलिटी होगी क्या? नहीं। तो एक्सेप्शन कहता है कि आपका ये जो रूल है ना, लाइबिलिटी फॉर द सब्सिक्वेंट एक्ट्स विल नॉट बी accessible, will not be of the state of the deceased partner। तो इस केस में liability is not from of the deceased पार्टनर। मतलब जो डिसीज हो चुका है उस पार्टनर का आप प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं ले सकते, बिकॉज वो मर चुका है, उसके बाद आपने किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। समझ में आया आपको मेरी बात? तो उसमें उस केस में इस एक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका नहीं है। तो पहला समझ में आ गया, डिसीज्ड पार्टनर का इस स्टेट का लाइबिलिटी नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्लीज यहां देखना। एन इंसॉल्वेंट पार्टनर, सपोज फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपका एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है। इंसॉल्वेंसी की वजह से आप क्या कर रहे हो, डिसॉल्व कर रहे हो। मैंने आपको बताया था इंसॉल्वेंसी की वजह से अंडर सेक्शन 43 राइट, 42 आई गेस, 43 तो आपका एट विल है, तो डिसॉल्व हो रहा है। अब यहां पे आपने क्या किया, नोटिस दिया। अब यहां पे आप एक्ट्स कर रहे हो, यहां पे नाउ इस एक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या डिसॉल्व पार्टनर की है, इंसॉल्वेंट पार्टनर की है? क्या इंसॉल्वेंट पार्टनर नॉट रिस्पॉन्सिबल, इंसॉल्वेंट पार्टनर आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बिकॉज इंसॉल्वेंट पार्टनर तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता भाई साहब, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगा? आपको समझ में आया ना? समझ में आया? इंसॉल्वेंट पार्टनर तो रिजॉल्व, तो यहां पे क्या लिखोगे आप, एन इंसॉल्वेंट पार्टनर नॉट लायबल फॉर एक्ट्स डन बिफोर पब्लिक नोटिस। अगर पब्लिक नोटिस और आफ्टर डिसोल्यूशन, ठीक है ना, पब्लिक नोटिस के आफ्टर इंसॉल्वेंसी, अगर पब्लिक नोटिस तब तक के पहले अगर आपने कोई भी एक्ट किया है तो इंसॉल्वेंट पार्टनर आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर? लेट्स मूव ऑन अहेड नाउ। पॉइंट नंबर 3, सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने यहां पे डिसॉल्व किया, ठीक है, और आपका पार्टनर है ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये तीनों जो है ना, ये आपका एक्टिव पार्टनर्स थे। ये आपका ना स्लीपिंग पार्टनर था, ठीक है। डिसोल्यूशन के बाद यहां पे आपने नोटिस दिया होगा
यहां पे बीच में आपने कुछ एक्ट्स किए, ठीक है, बीच में क्या किया, आपने कुछ एक्ट्स किए। ये एक्ट्स का डीलिंग करते वक्त थर्ड पार्टी को पता नहीं था, अननोन था ऑफ डी, कि डी भी पार्टनर है, उसको पता ही नहीं था, क्योंकि डीलिंग किसने करी, एक्टिव पार्टनर से करी। डी कौन था, स्लीपिंग पार्टनर था। तो थर्ड पार्टी जो है ना वो अननोन था ऑफ डी, उसको पता नहीं था कि डी भी पार्टनर है। डेसोल्यूशन हो चुका है, उसके बाद पब्लिक नोटिस देने के पहले आपने फिर भी कुछ कांड कर दिए, कुछ एक्ट्स कर दिए। तो लॉ कहती है कि नाउ द डोरमेंट पार्टनर, ये जो आपका डोरमेंट पार्टनर है ना, जो सो रहा है खाली, इज नॉट लायबल फॉर सच एक्ट्स। समझ में आया? तो डोरमेंट पार्टनर आपका लायबल नहीं रहेगा, और क्योंकि अननोन था, थर्ड पार्टी डिड नॉट नो, यहां पे लिखा हुआ है हु वाज नॉट नोन टू द थर्ड पार्टी, डोरमेंट पार्टनर हु वाज नॉट नोन टू थर्ड पार्टी। क्लियर? थर्ड पार्टी को पता ही नहीं था कि वो भी पार्टनर है। क्लियर? समझ में आया? तो सेक्शन नंबर 45 भी हमारा हो गया है। लेट्स मूव अहेड विद सेक्शन नंबर 46, जो है आपका राइट ऑफ अ पार्टनर टू हैव बिजनेस वाउंड अप और आफ्टर डिसोल्यूशन। राइट्स ऑफ पार्टनर टू वाउंड अप, ठीक है ना? तो ये राइट्स है, क्या क्या राइट्स है प्लीज देखना। देखो, अब आपका डिसोल्यूशन हो जाता है, डिसोल्यूशन होने के बाद सारे पार्टनर्स का राइट बनता है कि क्या हो, जितना भी प्रॉपर्टी है फर्म का, वो फर्म का प्रॉपर्टी का अकाउंट्स बने। अकाउंट्स बनने के बाद जितने भी पैसे देने को है, डेट्स है, वो सारी डेट्स को पे ऑफ कर दिया जाए। पे ऑफ करने के बाद जितना भी पैसा बचता है, वो सारे पैसे को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे बिटवीन द पार्टनर्स। ये उसका राइट है। तो क्या लिखोगे आप, यहां पे होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली इट डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना? तो यहां पे बेसिकली ये आपका रेफरेंस के लिए है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉपर्टी का। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, पार्टनर्स हैव द राइट टू हैव सरप्लस distributed among themselves or their representative accordingly। समझ में आया? मतलब कि सरप्लस का मतलब क्या होता है बच्चा, यहां पे सरप्लस का मतलब होता है आफ्टर पेइंग ऑफ डेट्स, आफ्टर पेइंग डेट्स, लाइबिलिटीज, जो भी सब कुछ पे करने के बाद जो बचता है, लाइबिलिटी सब कुछ पे करने के बाद जो बचता है, वो उसका भी हक है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बहुत इजी था ना? देखो, सेक्शन नंबर 46 खत्म। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 47। continuing authority of partners. My handwriting is too bad, okay, and I'm very sorry. I'm continuing authority of partners for purpose of winding up. इसका मतलब क्या मैं बता रही हूँ, for purposes of winding up, ठीक है? इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस, बहुत इजी है, वेरी इजी। नाउ सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका फर्म डिसॉल्व हो रहा है ऑन 1/1/2020, ठीक है? आपने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स लिए थे, क्या लिए थे? आपने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स लिए थे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे, ठीक है? अब आपका डिसोल्यूशन ये हो रहा है, ठीक है ना? अब आपने पब्लिक नोटिस भी दे दिया, ठीक है? 2-3 चीजें बताऊंगी इसमें, 2-3 चीजें हैं, ठीक है?
आपका यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1/1, आपने डिसॉल्व किया था 1/1/2020 को। इसी बीच में आपने कुछ प्रोजेक्ट्स लिए थे, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट्स कंटिन्यूड है, मतलब अनफिनिश्ड है। क्या है? अनफिनिश्ड है, ठीक है ना, अनफिनिश्ड है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या उस प्रोजेक्ट को आप फिनिश नहीं करोगे क्या? ऑफ कोर्स करोगे। तो लॉ कहती है कि जब तक आपका प्रोसेस चालू रहेगा, आपका प्रोसेस चालू तब तक रहेगा जब तक कि आपने अपने प्रोजेक्ट्स जो आपने रेजोल्यूशन के पहले लिए थे ना, उसको आप तब तक कंप्लीट नहीं कर देते। समझ में आया ना? तो यहां पे आपको प्रोसेस कंप्लीट होते होते तक यू हैव टू फिनिश ऑल द अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स एज वेल। आपको सब कुछ फिनिश करना पड़ेगा, तभी आपका वाइंडिंग अप प्रोसेस खत्म होगा, ठीक है ना। इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस को आप अधूरा नहीं रख सकते। हैव टू कंप्लीट इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस। समझ में आया ना? इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें 2-3 बातें और है पहले, लेकिन 1-2 चीज लिख लेते हैं, जल्दी से देखो। The partners have continuing authority, that is all the mutual rights and obligations until the winding up process is complete and all the unfinished projects have been completed। समझ में आया? समझ में आया? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई यहाँ पे कि पार्टनर्स के पास सारे राइट्स और अथॉरिटी वैसे कि वैसा रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक कि आपका वाइंडिंग अप प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, और आपका जितना भी अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स है वो आपका खत्म नहीं हो जाता, तब तक कि आपका रेजोल्यूशन कंप्लीट नहीं होता है। आपका सारा अथॉरिटी और राइट्स वैसा का वैसा पार्टनर के पास रहेगा। एज सून एज दिस इज डन, आपका क्या हो जाएगा? अथॉरिटी और राइट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। एक और चीज यहां पे, एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका 1/1/2020 को आपने क्या किया? आपने डिसॉल्व किया, ठीक है ना। अथॉरिटी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। 2020 के बाद कोई एक पार्टनर यहां पे आपका इंसॉल्वेंट हो गया था, जिसकी वजह से आपने डिसॉल्व किया, ठीक है। अब इंसॉल्वेंट होने के बाद अंटिल द नोटिस इज गिवन, ये जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है ना, दिस इंसॉल्वेंट पार्टनर, वो क्या करता है? कोई ना कोई एक्ट करता है, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करता है, कोई ना कोई थर्ड पार्टी से डीलिंग करता है, ठीक है ना। कोई ना कोई डीलिंग करता है या अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज अ पार्टनर, पार्टनर, ठीक है। तो पहला चीज, इंसॉल्वेंट पार्टनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। पहला चीज ये, जो थर्ड पार्टी है उसको ये देखना चाहिए था वेदर ही इज इंसॉल्वेंट और नॉट, ठीक है, उसने देखा नहीं। फॉर्म डिसॉल्व होने वाला है, डेसोल्यूशन का नोटिस अब तक नहीं मिला है, दैट डजंट मीन कि अगर कोई इंसॉल्वेंट पार्टनर कोई भी एक्ट करता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, कोई भी डीलिंग करता है, अपने आप को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए फर्म विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ये मैंने आपको इंसॉल्वेंसी वाला पोर्शन में समझाया था, आई होप आपको याद है। रिटायरमेंट इंसॉल्वेंसी वाला जो पोर्शन था, जो सेक्शन था, उसमें मैंने आपको करवाया है। वही चीज यहां पे एक प्रोविजन में लिखा गया है, फर्म विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बस, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। तो कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आपको समझ में आ गया। मैंने कंटिन्यूइंग अथॉरिटी बताया था, तो कहीं लोगों को ये ना लगे कि इंसॉल्वेंट पार्टनर के पास भी वो अधिकार है। नहीं है अधिकार, कोई भी अधिकार नहीं है। फर्म आपका लायबल नहीं रहता, बिकॉज वंस यू आर इंसॉल्वेंट यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर, ठीक है ना।
चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर 48 विच इज सेटलमेंट ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट। बहुत इंटरेस्टिंग है ये और इंपॉर्टेंट भी। ये आपको आता होगा मोस्टली, आपने अकाउंट्स किया होगा तो आपको आएगा। ठीक है, इसमें क्या है प्लीज देखना, इसमें क्या है, लास्ट का 2 सेक्शंस और बचा है। इसमें क्या कहता है लॉ, प्लीज सी एवरीवन। अब आपको सेटलमेंट करने हैं, मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगी, बहुत इजीली बताऊंगी। अब आप जब पे ऑफ करते हो ना, बिजनेस सेटलमेंट करते हो अपना, आप जब बिजनेस वाइंड अप करते हो आपके पास 2 चीजें रहती है। एक आपके पास रहता है आपका एसेट्स और एक आपके पास रहता है आपका लाइबिलिटीज, राइट। ये दोनों चीज रहती है, ठीक है ना। एसेट्स में आपके पास क्या क्या रहता है बच्चा, एसेट्स में आपके पास रहता है प्रॉफिट्स रहता है, पार्टनर्स का कैपिटल रहता है, राइट। पार्टनर्स का कैपिटल क्या मतलब, आउट ऑफ कैपिटल भी आप पे कर सकते हो। प्रॉफिट्स रहता है बेसिकली, एसेट्स रहता है, फिक्स्ड एसेट्स रहता है, ठीक है ना। लाइबिलिटीज में आपके पास क्या रहता है, थर्ड पार्टी रहती है, थर्ड पार्टी को पे ऑफ करना पड़ता है। पार्टनर से अगर आपने लोन लिया है, पार्टनर से अगर आपने लोन लिया है तो पार्टनर का लोन भी रहता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें रहती है। तो लॉ क्या कहती है कि आप जब पेमेंट करोगे ना, आप जब पेमेंट करोगे ना, तो आपके पास पेमेंट करने के लिए क्या क्या है, फ्रॉम वेयर कैन यू पे। इसको ऐसे लिखते हैं, काम करते हैं, टू रीपे। आपके पास टू रीपे करने के लिए क्या क्या है, थर्ड पार्टी लोन है, थर्ड पार्टी लोन है, और क्या है आपके पास पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन है और वगैरह वगैरह। ये 2 चीज तो होगा बेसिकली। थर्ड पार्टी लोन में आपका बैंक भी आता है, आपका छोटा मोटा लाइबिलिटीज भी आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। और फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कहां से आप रीपे करोगे, आप रीपे करोगे अपने प्रॉफिट से रीपे करोगे। आपके पास पार्टनर्स का जो कैपिटल पड़ा है आप उसमें से रीपे कर सकते हो, और आप पार्टनर का पर्सनल प्रॉपर्टीज में से भी रीपे कर सकते हो, क्योंकि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। आपको इतनी बात समझ में आ गई। ये आपके पास रीपे करने को है और ये आपको रीपे करना है। ये दोनों चीज समझ में आ गया। अब इन दोनों चीज का क्या क्रोनोलॉजी है, किस हिसाब से आपको रीपे करना है, वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। प्लीज यहां देखो, सबसे पहले आप क्या यूज करोगे, यूज द प्रॉफिट्स, देन कैपिटल, एंड देन यू यूज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स, एंड देन यू यूज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स। यही तो होता है ना। क्या सबसे पहले आप पर्सनल प्रॉपर्टी यूज कर लोगे, नहीं ना। आप पहले प्रॉफिट को यूज करोगे, आपके पास जो प्रॉफिट है, फिर आप कैपिटल यूज कर लोगे, जो भी कैपिटल, क्योंकि अगर पार्टनर को कैपिटल नहीं भी देते हैं तो भी चलेगा, वो पार्टनर का ही कैपिटल है तो वो यूज करोगे। फिर आप अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो आप क्या दोगे, आप पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स को भी आप दाव पे लगा दोगे, है ना। इसका क्रोनोलॉजी ऑफ रिपेमेंट ये होना चाहिए। अब किस किस को सबसे पहले रिपे करना है, द क्रोनोलॉजी ऑफ रिपेमेंट। किसको सबसे पहले रिपेमेंट करना है, प्लीज देखना। सबसे पहले किसको रिपेमेंट करना है, प्लीज यहां पे चेक करो। डेट्स ऑफ द फर्म, डेट्स ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टीज, टू थर्ड पार्टीज। सबसे पहले आप थर्ड पार्टीज को पेमेंट करेंगे, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टीज को पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट आप पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स ड्यू फ्रॉम द कैपिटल। मतलब क्या हुआ, ड्यू फ्रॉम द कैपिटल का मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक्स्ट्रा लोन लिया है, पार्टनर का इंटरेस्ट है, कैपिटल का इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें आप फिर पे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू पार्टनर्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। ये मैं समझा रही हूं, एक सेकेंड। ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल मतलब क्या हो गया, यहां पे आपका इंटरेस्ट आ गया और लोन आ गया, ठीक है ना। ड्यू टू पार्टनर्स ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल मतलब कि एज एन कैपिटल आपने कितना लिया, यहां पे कैपिटल रिपेमेंट होगा।
कैपिटल इन्वेस्टमेंट रीपेमेंट होगा, जो पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट किया है उसको आप फिर रिपेमेंट करोगे। मेरी बात समझ में आ गई? और फिर अगर कुछ बच जाता है, फिर भी कुछ बच जाता है, तो रेसिड्यू जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। रेसिड्यू टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the proportions to the partners। समझ में आया ना? ये बताओ जल्दी से, समझ में आया क्या? तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपका जितना भी पैसा है फर्म का, सबसे फर्स्ट आप फर्म का थर्ड पार्टी को दोगे, थर्ड पार्टी के बाद पार्टनर ने जो लोन लिया है ऑन फ्रॉम द कैपिटल, जो लोन लिया है, जो इंटरेस्ट है कैपिटल इंटरेस्ट, वो सारा रिपेमेंट कर दोगे। फिर ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है जो कैपिटल रिपेमेंट करना पड़ता है ना आपको। कैपिटल क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है ना पार्टनर का, वो अब आप धीरे धीरे चुकाने की कोशिश करोगे पार्टनर को। अब कैपिटल चुकने के बाद भी अगर आपके पास पैसा बचता है तो वो सारा आपका प्रॉफिट है, वो तो सारा प्रॉफिट ही है, तो वो आपका रेसिड्यू आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन द प्रोपोर्शंस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या जैसे भी आपका अग्रीड हुआ है उसमें आप क्या करोगे? आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। समझ में आया? क्लियर? अब एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है, ये पॉइंट टू बी नोटेड में क्या है प्लीज देखना। अगर सपोज आपने अग्रीमेंट किया है, अग्रीमेंट में आपने ये लिखा है कि लिखो पार्टनर्स कैन सेटल अकाउंट्स एज पर अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सेटल कर सकता है, बट सच अग्रीमेंट शॉर्ट में लिखवा रही हूं वो पूरा पैराग्राफ को। सच अग्रीमेंट कैन नॉट affect the rights of the creditors of the firm। मतलब क्या हो गया? ऑफ द फर्म मतलब क्या हो गया कि आप अग्रीमेंट में अगर लिखा है, जैसे मैंने आपको एक सिंपल क्रोनोलॉजी बताई थी, यहां पे सारा क्रोनोलॉजी बताया ना, क्या चीज पहले यूज होगा और किस चीज हिसाब से यूज होगा ये बताया। तो लॉ कहती है कि अगर आप अग्रीमेंट में इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट आपका जो थर्ड पार्टी क्रेडिटर्स है ना, थर्ड पार्टी, उसका राइट इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरा लोन है पहले मैं चुकाऊंगा, थर्ड पार्टी को बाद में देंगे, बचेगा तो देंगे, वो इफेक्ट नहीं होगा। आप चाहे जैसा मन चाहे वैसे अकाउंट सेटल कीजिए, लेकिन आपका राइट ऑफ द थर्ड पार्टी जो है, क्रेडिटर्स जो है ऑफ द फर्म, वो आपका इफेक्ट नहीं होगा, वो आपका इफेक्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। समझ में आया ना? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्या है? आपको ये समझ में आ गया? एग्जाम्पल दे दूं क्या? एक एग्जाम्पल दे देते जल्दी से। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में क्या है, आपके पास फर्म का लाइबिलिटीज बनता है, एक्स का कैपिटल है, XYZ है, एक्स का कैपिटल है 2 लाख, वाई का कैपिटल है 3 लाख, जेड का कैपिटल है 1 लाख, ठीक है, ये इनका कैपिटल है, ठीक है, और फर्म का लाइबिलिटीज है अराउंड 10 लाख, ठीक है ना, 10 लाख लाइबिलिटीज है। ठीक है, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना सारा प्रॉफिट दे देंगे, प्रॉफिट देने के बाद, और प्रॉफिट है सपोज फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट या जो भी बचा कुचा है वो है आपका अराउंड 2 लाख, ठीक है, तो कितना हुआ 3 4 5 6 7 8 लाख आपका चुक जाएगा। लाइबिलिटीज में से 8 लाख आराम से निकल गया, बाकी का क्या बचा? बाकी का बचा आपका 2 लाख। ये 2 लाख अब कहां से आएगा? ये 2 लाख अब आएगा आपका पर्सनल प्रॉपर्टी से, पर्सनल प्रॉपर्टी से आपका ये 2 लाख आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया।
यहाँ पे देखो 2 + 3 5, 5 6 7 8 लाख टोटल बनता है। 8 लाख आपका 10 लाख में से चला गया, आराम से आप लौटा दोगे। बचा कितना? 2 लाख। अब ये 2 लाख कहां से आएगा? क्योंकि आपने कैपिटल भी ले लिया, प्रॉपर्टी भी, कैपिटल भी ले लिया पार्टनर्स का, तो ये 2 लाख इसका पर्सनल प्रॉपर्टी से आएगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कैपिटल का रेशियो में जैसे 2:3:1 में आएगा, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसा भी आपने अग्रीमेंट में डिसाइड किया है। अगर अग्रीमेंट में डिसाइड नहीं किया गया है तो फिर यहां से आएगा, तो फिर कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो में आपका डिवाइड होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? कैपिटल रेशियो में आपका डिवाइड हो जाएगा लॉसेस को। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। लास्ट सेक्शन है आपका इस चैप्टर का, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो रहा है। ये आपका कहता है पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स। बहुत ही सिंपल सा चीज है, एक लाइन में समझा दूंगी। पेमेंट ऑफ फर्म डेट्स एंड ऑफ पेमेंट एंड ऑफ सेपरेट डेट्स। देखो एक चीज समझना है आपको, बहुत इजी सा चीज है, एक चीज समझना है आपको। आपके इस फर्म में 2 चीजें होंगी, एक होगा फर्म का प्रॉपर्टी, ठीक है, 2 चीजें होंगी, और एक होगा आपका पार्टनर्स का प्रॉपर्टी। पार्टनर्स का प्रॉपर्टी, ठीक है ना, दो प्रॉपर्टी होंगे। और वही साथ ही साथ आपका क्या होगा? साथ ही साथ आपका 2 तरीके का लाइबिलिटीज होगा। एक होगा आपका फर्म का लाइबिलिटी जो थर्ड पार्टी का होता है, फर्म का लाइबिलिटी जो आपका थर्ड पार्टी का होता है, ठीक है ना, और एक होगा आपका पार्टनर्स का लाइबिलिटी, जैसे कि पार्टनर्स लोन, जैसे पार्टनर्स का लाइबिलिटी जैसे कि पार्टनर का लोन, ठीक है ना, पार्टनर का लोन हो गया, वो आपका 2 तरीके का लाइबिलिटी बनेगा। तो लॉ कहती है, लॉ क्या कहती है सुनना, अगर सपोज आप यहां पे प्लीज ये देखना, ये वाला मार्क करना, अगर सपोज आप फर्म का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं फॉर रिपेमेंट, फर्म का प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज्ड टू रीपे फर्म्स डेट, फर्म का डेट फर्स्ट। मतलब कि अगर आप फर्म का प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो उससे सबसे पहले आप फर्म का डेट मतलब थर्ड पार्टी डेट को रिपेमेंट करने को यूज करोगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? अगर आप पर्सनल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, पर्सनल प्रॉपर्टी भी तो होगी ना, अगर पर्सनल प्रॉपर्टी तक चली गई, तो अगर आप पर्सनल प्रॉपर्टी यूज करते हो, पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब पार्टनर्स की प्रॉपर्टी यूज करते हो, मस्ट बी यूज्ड टू रीपे क्या? टू रीपे द पार्टनर्स लोन फर्स्ट, पार्टनर्स डेट फर्स्ट, सेपरेट डेट्स फर्स्ट। समझ में आया? तो इसमें थोड़ा सा आपको लीनियंसी दिया है लॉ ने कि अगर आपकी प्रॉपर्टी यूज की जा रही है तो उससे पहले आप अपना हिस्सा ले लो, मतलब ओनली लोन, मैं लोन का बात कर रही हूँ, डेट का बात कर रही हूँ, कैपिटल का बात नहीं कर रही कि मेरा कैपिटल इतना मैंने इन्वेस्ट किया था तो उतना निकाल रहा हूं, वो नहीं चलेगा। आप अपना हिस्से का लोन या लाइबिलिटी जो भी आपने फर्म की तरफ दिया है इन्वेस्टमेंट को छोड़ के, वो आप अपना साइड कर लो, उसके बाद जितना भी प्रॉपर्टी बचता है वो आप फर्म के रिपेमेंट में लगा दो। समझ में आ गया आपको? तो ईजी है ना? तो ये आपका खत्म हो जाता है यहीं पे आपका चैप्टर नंबर यूनिट 3 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और कुछ आपके इस चैप्टर में नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया है कि आपका पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या है क्या नहीं है। इन केस यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू ऑलवेज कॉमेंट, आई विल रिप्लाई टू यू, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स, और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी गिवन है। आई होप you all are studying well. Please stay at home. Please stay safe. The situation is worse, getting worse day by day. And I wish you all a healthy lifestyle, and stay healthy, stay safe, and keep studying. Thank you so much, everyone. See you in the next class.